We were doing the methods of preparation of colloids. लास्ट वीडियो में हमने जो है ये डिस्कस किया था कि जो प्रिपरेशन होता है कोलॉइड का, जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं कोलॉइड्स बनाने के लिए, वो सारे लायोफोबिक सोल्स के लिए होते हैं, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स जो सिर्फ शेक करने पर ही कोलॉइड बना देते हैं। अगर आप डिस्पर्जन मीडियम के साथ लायोफिलिक सोल को सिर्फ शेक कर देंगे तो कोलॉइड बन जाएगा, तो इसीलिए वहां कोई स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं होती। लेकिन लायोफोबिक सोल्स बनाने के लिए जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होता, तो हमें वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है जिससे आप सोल बना सकते हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट मेथड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जो है पहला था जो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है पेप्टाइजेशन और थर्ड मेथड है केमिकल मेथड। तो इस वीडियो के लिए हमारे पास पेप्टाइजेशन और केमिकल मेथड डिस्कस करने के लिए बचा हुआ है। तो लेट्स सी पेप्टाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखें कि एक लाइन में अगर हमें याद रखना है कि पेप्टाइजेशन क्या है, तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाती है। यानी इसमें करना क्या है, ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें मान लीजिए आपने किसी चीज का पीपीटी बनाया, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल करते समय आपने बेरियम क्लोराइड का वाइट पीपीटी देखा हुआ है ना। तो ऐसा ही कोई सा पीपीटी बनाया और इस पीपीटी में क्या किया, पानी ऐड कर दिया, ठीक है। और पानी ऐड करने के साथ साथ आपने इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया और इसको शेक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना काम करेंगे, पीपीटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, पेप्टाइजेशन कहलाती है। यानी पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल, सॉल्यूशन वर्ड नहीं बोलेंगे, सोल बोलेंगे, तो कोलाइडल सोल बनाने की प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाती है। और उसमें कुछ खास नहीं करना होता है, जो भी पीपीटी बना है उसमें पानी मिला के इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना है। अब डेफिनेशन अगर देखें तो जो लाइन आपने अभी पढ़ी है उसी से जो है आप डेफिनेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में बदलने की प्रोसेस पेप्टाइजेशन कहलाती है। और कैसे बदल पाएंगे, जस्ट बाय शेकिंग। किसके साथ शेक करें, विद डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम मैंने यहाँ पर वाटर लेकर आपको एक्सप्लेन किया था कि पीपीटी में पानी मिला लें, तो ये पानी किसका काम कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम का। और कैसे, डेफिनेशन आगे बोलती है, डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रोलाइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करेगा। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या, जो पेप्टाइजेशन कराए। अब इसको कैसे समझेंगे, आपने पीपीटी को पानी में मिलाया, ठीक है। अब अगर आप थोड़ी देर इसे रख देते हैं तो क्या होगा, पीपीटी नीचे सेटल हो जाएगा, है ना। और पीपीटी नीचे सेटल होगा और सेटल होने के बाद पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएंगे, है ना। तो वो जो है सोल की प्रॉपर्टी खो देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स आपस में चिपके ना, तो आप उसमें क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, सपोजिंगली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2 का व्हाइट पीपीटी बनाया। इस व्हाइट पीपीटी में हमने डाल दिया वाटर, ठीक है। और उसके बाद हमें इसमें कोई सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है। इलेक्ट्रोलाइट नेचर देखकर मिलाया जाता है, कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के साथ आप जो है कौन सा एक कॉमन आयन वाला पेप्टाइजिंग एजेंट मिला सकते हैं, तो आप AgCl मिला सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो AgCl और बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन क्लोरीन कॉमन हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपको ऐसा एजेंट मिलाना होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन आपके पीपीटी के आयन एक आयन से कॉमन हो। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पीपीटी के पार्टिकल्स के चारों ओर आयनिक लेयर बनाता है। जैसे सपोजिंगली अगर जो है बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे तो
यहां से इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव चार्ज वाले आयंस इसको घेर लेंगे। और ऐसे ही यहाँ अगर एक और बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट में से फिर नेगेटिव चार्ज उसको घेर लेगा। तो ये क्या होगा, दो नेगेटिव क्लाउड आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण ये एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि ये सस्पेंडेड रहेंगे आपके डिस्पर्जन मीडियम में, ये नीचे सेटल नहीं होंगे। क्योंकि अगर इन पे सेम चार्ज नहीं होता तो ये क्या होते, आपस में क्लिंग कर लेते, आपस में जुड़ जाते और नीचे सेटल हो जाते, और नीचे सेटल होके क्या बना लेते ये। और जैसे ही ये पार्टिकल्स नीचे सेटल होते तो क्या होता, इनकी जो कोलाइडल प्रॉपर्टी है वो खो जाती है ना, क्योंकि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी केस में नीचे सेटल नहीं होते, वो डिस्पर्स्ड रहते हैं हमेशा डिस्पर्जन मीडियम में। तो वो डिस्पर्स्ड रहे और नीचे सेटल ना हो, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है। सो आई होप पेप्टाइजेशन इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल मेथड। अगर हम एनसीईआरटी की बुक रेफर करें तो केमिकल मेथड के लिए कहा गया है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन आप बना रहे हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे क्या होगा, जनरल केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनसे जो है क्या बनेंगे, कोलाइडल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन रिएक्शंस के थ्रू, फिर वो एग्रीगेट के फॉर्म में बनेंगे। एग्रीगेट का मतलब क्या होगा, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और इकट्ठा होके वो क्या बनाएंगे, इकट्ठा होके वो सोल बनाएंगे। तो हमें तो कोलाइडल सोल ही बनाना है। सो केमिकल मेथड में क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी जिनके थ्रू जो है कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। सो नाउ लेट्स सी सम केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको जो है जो डेफिनेशन लिख के दी केमिकल मेथड की, उसमें मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे कि केमिकल रिएक्शंस में भी डबल डिकम्पोजिशन, दे में भी ऑक्सीडेशन, दे में भी रिडक्शन और दे में भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को हम समझ लेते हैं। इस रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहा जा रहा है, अगर आपने 10th में डबल डिकम्पोजिशन ध्यान से पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो दोनों ही रिएक्टेंट, जैसे ये वाला रिएक्टेंट, ये भी जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें से जो ये एक एलिमेंट है, ये यहां से देखो इसके दूसरे एलिमेंट के साथ सल्फर के साथ जाके इसने सॉल्यूशन बना लिया, सोल बना लिया, और यहां से हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लिया है। तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट के साथ चला गया एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये रिएक्शन करवाने के लिए ये भी टूटा होगा 2 पार्ट्स में और ये भी ब्रेक हुआ होगा। तो डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन। तो डबल माने दोनों टूट रहे हैं, है ना। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज ब्रेक डाउन हो गई हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और फिर इन्होंने क्या कर लिए हैं, आयंस एक्सचेंज कर लिए हैं। सो जो है यहाँ से इसका एक एलिमेंट इसके सल्फर के साथ और इसका एक एलिमेंट जो है वो इसके ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऐसे क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिकम्पोजिशन। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें तो अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो अगर हम इस रिएक्शन को प्रॉपरली इंस्पेक्ट करें, सेकेंड रिएक्शन को, तो सल्फर डाइऑक्साइड और H2S के बीच की रिएक्शन है। इसमें इसे बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ध्यान से देखने पे आपको समझ आएगा कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है H2S में, अगर आप वो कैलकुलेट करते हैं तो वो -2 आएगी, ठीक है। और -2 से यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है 0। तो -2 से 0 क्या हो रहा है, डिक्रीज इन माइनस चार्ज, और डिक्रीज इन माइनस चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोला गया, ठीक है। मैं फिर से समझा देती हूँ। इस H2S मॉलिक्यूल पे क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, इसीलिए सल्फर पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। आप कैलकुलेट करके देखें, और सल्फर यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो -2 से 0 जाना क्या हुआ, डिक्रीज इन माइनस चार्ज, और डिक्रीज इन माइनस चार्ज इज ऑक्सीडेशन, इजंट इट, है ना। सो यानी कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जो है ये इस स्टेट में आया है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। साइमल्टेनियसली अगर हम थर्ड रिएक्शन डिस्कस करते हैं
तो इसको गौर से देखने पे आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन गोल्ड का सोल बनाने के लिए है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में गोल्ड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो गोल्ड पे कितना आ जाएगा +3। तो +3 से गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई 0। तो प्लस से 0 जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन प्लस चार्ज। डिक्रीज इन प्लस चार्ज क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। तो डिक्रीज इन प्लस चार्ज होने से इसे हमने रिडक्शन कहा। साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई है गोल्ड के क्लोराइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया है? एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि एसिड जब एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बना लेता है? एसिड बना लेता है। तो ये पार्ट तो ऑक्सीडेशन है, मगर एक्चुअली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको दोनों दिख रहे हैं। बट जो हम सोल बना रहे हैं, है ना, जो हम सोल बना रहे हैं वो किस प्रोसेस से बना है? वो रिडक्शन से बना है। वहां पे +3 किस में कन्वर्ट हो रही है? 0 में, इसलिए इसे रिडक्शन कहा गया। माने गोल्ड के रिस्पेक्ट में ये रिडक्शन है। ओके, अब यहाँ लास्ट रिएक्शन देखे, FeCl3 + 3H2। जब आप वाटर ऐड करते हो किसी चीज में और अगर वो ब्रेक हो जाती है, आपने वाटर ऐड किया तो Fe जो है वो Cl से अलग हो गया, ठीक है। Cl कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के साथ HCl बना गया। तो यानी ये ब्रेक हुआ ना, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो जहां भी वर्ड आता है वो वाटर को रेफर करता है, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन माने टूट जाना। तो यानी जब किसी चीज में वाटर डालने पर वो टूट जाए और टूटकर कुछ नया बना ले तो वो हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ आपने वाटर ऐड किया तो क्या हुआ? आयरन ने क्लोरीन का साथ छोड़ दिया और जो है उसने क्या बना लिया? हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस का सोल बना लिया। सो ये जो है एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन बोर्ड एग्जाम। जो पेप्टाइजेशन मेथड आपने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, और क्वेश्चन था अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH होल थ्राइस, यानी क्या बताया? FeOH होल थ्राइस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, ठीक है। जैसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी की बात करें तुरंत आपको पेप्टाइजेशन सोचना है, क्योंकि पेप्टाइजेशन ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी का कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्जन करता है। आपने अभी इसी वीडियो में पढ़ा। तो क्वेश्चन ने कहा कि अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस is shaken with a small amount of FeCl3 solution, is shaken with FeCl3 solution। तो पेप्टाइजेशन समझाते समय मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर मैंने AgNO3 का एग्जाम्पल लिया था या शायद AgCl का एग्जाम्पल लिया था। कोई भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये FeOH होल थ्राइस के साथ FeCl3 दिया है, तो पीपीटी इसका है और ये किसका काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था? जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लें उसका एक आयन, और आपके पीपीटी में एक आयन कॉमन होना चाहिए, तो ये आयरन कॉमन है, यानी ये पेप्टाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसने क्या बोला? फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है FeOH होल थ्राइस का, उसमें क्या मिला रहे हैं? FeCl3, और फिर शेक कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? व्हाट हैपेंस। तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस इज शेकन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3। तो आप पहले तो समझ लें कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी पेप्टाइजेशन में आता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमेशा ऐड किया जाता है जिसका एक आयन जो है आपके पीपीटी के आयन से कॉमन होता है, सेम होता है। तो जैसे ही आपको ये दिखता है और पूछा है व्हाट हैपेंस, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब में लिखेंगे पेप्टाइजेशन विल अकर। क्या लिखेंगे? सिर्फ पेप्टाइजेशन अकर्स। आंसर में आप दो बातें वैसे तो लिख सकते हैं, ये जो काम आपने किया है इससे क्या होगा? इससे पेप्टाइजेशन हो जाएगा, पेप्टाइजेशन अकर्स, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपने अभी क्या समझा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक किया जाता है तो क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है ना। तो आप उस रिस्पेक्ट में भी आंसर लिख सकते हैं। या तो लिखें कि पेप्टाइजेशन हो जाएगा, या फिर आप लिखें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ
जो आपको दिया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी जिसका, उसी का कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। बस इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो अगर आपको कहीं भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड दिखता है और साथ में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, आंसर आपका पेप्टाइजेशन ही होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। पेप्टाइजेशन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था जिसपे जो है डेफिनेशन भी आती है, या ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इज कन्वर्टेड टू द कोलाइडल सोल्यूशन विच इज द मेथड, आंसर इज पेप्टाइजेशन। या फिर आपको ऐसा भी रीजनिंग क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो मेड द पॉइंट्स क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो will be purification of colloidal solutions. Thank you.